नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है। और ये शिक्षा जगत की बात कर रहे हैं, टीटी फैमिली की बात कर रहे हैं। और आज की क्लास में पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के लिए संभावित प्रश्न की बात करेंगे। जी हाँ, आज का जो प्रैक्टिस पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। से टॉप 30 प्रश्न यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, जो सारे प्रश्न यहाँ पे संभावित हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा गोल्डन वीडियो जो 30 के 30 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं, बाई जायसवाल सर। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आपके इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और इसके पहले भी प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर पाना चाहते हैं, आई बटन पर लिंक दे दी गई है, प्लेलिस्ट। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर सारे प्रश्नों को अटेंड कर लिया, सिलेक्शन सरोपरी है। जी हाँ, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। तो चलिए 30 प्रश्न की शुरुआत करेंगे। और आपका भी जान लेते हैं कि आज का ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम पर आता है तो आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का स्कोर कितना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, कमेंट फटाफट कीजिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती नदी, लूनी नदी, बेतवा नदी, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती है? तो वह है लूनी नदी। जी हाँ, लूनी नदी जो है भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली नदी है। यह नदी पुष्कर झील से दो धाराओं, सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाके क्या होती है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको पता है विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट होते हैं प्रश्न। तो यह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो ऐसा विटामिन दोस्तों जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है, वह हमारा विटामिन डी की बात करेंगे। जी हाँ, विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं बनता है। प्राकृतिक रूप से यह बहुत ही कम भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा द्वारा बनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है क्रिकेट जगत से, स्पोर्ट जगत से संबंध प्रश्न है आपका कि क्रिकेट की बल्ले की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? 32 इंच होती है, 34 इंच होती है, 36 इंच होती है, 38 इंच होती है। ठीक है, क्रिकेट के हम पिछले प्रश्न में गज की बात करे थे। ठीक है, कि दोनों विकेटों के बीच कितनी दूरी होती है गज में। तो इसी प्रकार आज के प्रश्न में कर रहे हैं कि क्रिकेट के बल्ले की अनुमानित लंबाई या चौड़ाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ों की हम बात करेंगे। तो क्रिकेट के बल्ले की जो अनुमानित लंबाई होती है वह लगभग 38 इंच होती है। अगर इसे सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आईसीसी के नियम संख्या 6 के अनुसार जो है क्रिकेट बल्ले की अनुमानित लंबाई 38 इंचेस अर्थात सेंटीमीटर में 97 सेंटीमीटर, और तथा चौड़ाई कितनी है? 4.25 इंच। तो 38 इंच हमारी लंबाई और 4.25 लगभग 4.25 इंच आपकी चौड़ाई होती है, और सेंटीमीटर में लंबाई 97 सेंटीमीटर अनुमानित जो है बल्ले की। और बाकी थोड़ा बहुत वजन जो है घटाते बढ़ाते रहते हैं बल्लेबाज अपने, ठीक है, अपने अनुसार। देखते होंगे आप लोग अक्सर आईपीएल में या क्रिकेट में बाद में जब स्कोर करना होता है तो बल्ला फिर थोड़ा सा वजनी मंगा लिया जाता है। ठीक है, जब लंबी बाउंड्री लगाना होता है। ठीक है, बाकी इंडियन हमारा जो भारत देश से क्रिकेट प्रेमी होता है, ठीक है, एक कहते हैं खेल भी होता है ये, जैसे आईपीएल होता है एक हमारे लिए एक त्यौहार जैसे होता है सभी युवाओं के लिए। चौथा प्रश्न है उड़ने में असमर्थ लंबा बड़ा पक्षी जो बहुत तीव्रता से दौड़ सकता है, पेंगुइन है, कीवी है, एम है, या ऑस्ट्रिच है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, उड़ने में असमर्थ लंबा बड़ा पक्षी जो बहुत तीव्रता से दौड़ता है वह है ऑस्ट्रिच। जी हाँ, ऑस्ट्रिच पृथ्वी पर सर्वाधिक तेजी 17 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाला पक्षी है, जो अपने विशाल भार के कारण उड़ने में असमर्थ होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्राउथियो कैमिलस है। नोट कर लीजिएगा।
पांचवा प्रश्न दिया गया कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1965 में, 76 में, 86 में या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, तो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ है सभी लोग जान बताइएगा। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1984, 2 दिसंबर की रात 1984। ये याद दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश याद करता है। जी हाँ 2 दिसंबर की रात 1984 भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें गई थी। बहुत सारे लोग अनेक तरह के शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए हैं। और भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और एक दुर्घटना से और एक प्रश्न पूछा जाता है, एक है आपका चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र पर्यंत की बात करेंगे। ये नज़दीकी यूक्रेन में स्थित है। यह घटना नाभिकीय सक्रिय पदार्थों के स्राव के कारण हुआ। 26 अप्रैल 1986 ईस्वी में हुई थी। ये भी चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना से भी आता है। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? तो यूक्रेन की बात करेंगे। 1986 ईस्वी में 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। तो दोनों लगभग समान है आपके। उस 84 में आपका भोपाल और 86 में ये घटना हुई थी, जो झकझोर करने वाली ये दोनों घटनाएं थी। छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास कोर्ट में खेली जाती है? जी हाँ फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपका विंबलडन की बात करेंगे या US ओपन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है। जी हाँ कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास कोर्ट में खेली जाती है? वह आपका विंबलडन की बात करेंगे। जी हाँ ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेली जाती है। और आपका जो विंबलडन है ये घास पर खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, घास पर क्या खेला जाता है? नोट कर लीजिएगा, विंबलडन घास पर यह खेला जाता है। नोट कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है, सभी शिक्षक बंधु ध्यानपूर्वक प्रश्न का फीडबैक कीजिएगा। उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? विकिरण, चालन, ताप का उत्क्रमण की बात करेंगे, संवहन की बात करेंगे। जी हाँ जिनका 5 से 25 मार्च तक का एग्जाम है, ये वीडियो रट लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन को बिल्कुल घोट के पी लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जी हाँ उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ाने को क्या कहा जाता है? ताप का उत्क्रमण कहा जाता है। जी हाँ प्रश्न पर ही दिया गया, उच्चतर तुंगता की बात करेंगे। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में समान रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। जब तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण का यह क्रम उलट जाता है तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहते हैं। और तापमान में विपरीत ठंडी हवा की परत गर्म हवा की परत से पूर्णतः ढक जाती है, जिसे आप उत्क्रमण के रूप में जाना जाता है। और जानते हैं ताप का उत्क्रमण बादल निर्माण, वर्षण और दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ताप का उत्क्रमण आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप अच्छे तरीके से फीडबैक करेंगे, आंसर करेक्ट करेंगे। साथियों केरिका पपाया वैज्ञानिक नाम है, पपीता, पीपल, इमली, सहजन। देखिए हर एक पार्ट में अभी तक हमने लगभग ये 24वां आपका प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है 24वां प्रैक्टिस पेपर, प्रत्येक में हमने 30 क्वेश्चन किए। आप सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन, सारे नए क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग हमें यहाँ पर और भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, लगभग 50 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है तो ध्यानपूर्वक आपको करना है सभी को। और ध्यानपूर्वक करने के बाद आपको तो केरिका पपाया का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है, कौन सा हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। तो हम पपीता की बात करेंगे। प्रत्येक देखिए फल फूल वैज्ञानिक नाम, सब्जियों के वैज्ञानिक नाम एक अवश्य आएगा, इसलिए प्रत्येक नए प्रश्न को प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर में आपके यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो केरिका पपाया वैज्ञानिक नाम पपीता का है, जो हम आपको बता चुके हैं। और कुल यह केरिकेसी और गण आपके रोजेस का हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या दिया गया है? स्कर्वी बीमारी है बालों की, त्वचा की, यकृत की, आँखों की। तो स्कर्वी किसकी बीमारी है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे त्वचा की बीमारी की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ स्कर्वी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होती है। इसके लक्षण रक्त अल्पता, थकान एवं रक्तस्रावित मसूड़े होते हैं। ठीक है 10वां प्रश्न क्या दिया गया है? आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि इनमें से किसे विटामिन बी के नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल को, थायमीन को, राइबोफ्लेविन की बात करेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, ज्ञानी नहीं हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं आप लोग। तो किसे विटामिन बी के नाम से जानते हैं?
तो वह आपका थायमीन। जी हाँ, रेटिनॉल विटामिन ए हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल सी हो जाता है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी को थायमीन भी कहते हैं। यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी सब्जी, आलू, यकृत, अंडों आदि में पाया जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। देखिए, वसा में घुलन कौन है और पानी में घुलनशील कौन कौन विटामिन है, यह भी पूछा जाता है। तो एक हमने चीज़ बताया था, एडक, ADEK, ठीक है। तो ADEK क्या होते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन वह विटामिन जिसे किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जाता है। विटामिन ए है, सी है, डी है, विटामिन ई है, सभी जानते हैं आप लोग। जी हाँ, डेली आप लोग यूज भी करते हैं। तो ऐसा विटामिन जो सब्जी में प्राप्त नहीं होता है वह है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में दिन में कहीं ना कहीं आपको लगी जाती है, शरीर पर पड़ी जाती है। जी हाँ, तो विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के उपस्थित आपके कोले कैल्सीफेरॉल द्वारा होता है, सभी जानते हैं। पर्णहरिम की उपस्थिति में ये सारी क्रिया जब होती है, ठीक है, पत्तियों के साथ पर्णहरिम, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि ये अभ्यास प्रश्न पत्र है और 30 प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से 6 रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन की बात करेंगे, एस्पिरिन की बात करेंगे, पैरासीटामोल की बात करेंगे, डिटॉल की बात करेंगे। देखिए, पैरासीटामोल जो है आमतौर पर सभी को पता है बुखार के लिए होता है और यूज किया जाता है और नॉर्मल आपके मेडिकल दुकानों पर भी मिल जाता है। लेकिन प्रश्न बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आपके 6 रोग से उपचार हेतु की बात कर रहे हैं। तो 6 रोग से उपचार हेतु आपका कौन सा उपयोग किया जाता है, वह है पेनिसिलिन। जी हाँ, पेनिसिलिन की बात करेंगे। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो जीवाणुरोधी होता है। यह बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकाई की बात करेंगे, क्लोस्ट्रीडियम आदि को पोषी शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना नष्ट करता है। और आइसोनियाजिड, आपके रिफाम्पिसिन, पेनिसिलिन आदि एंटीबायोटिक टीबी के इलाज हेतु उपयुक्त होते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों, किस प्रदूषण के कारण अनाजों और फसलों पर DDT का छिड़काव होता है। वायु और भूमि की बात करेंगे, फसल तथा वायु की बात करेंगे, भूमि और जल की बात करेंगे, वायु एवं जल की बात करेंगे। तो किस प्रदूषण के कारण अनाजों और फसलों पर DDT का छिड़काव होता है, आप सभी जानते हैं, भूमि और जल की बात करेंगे। जी हाँ, DDT जिसका नाम है डाइफिनाल ट्राइक्लोरोएथेन, एक फसलों पर छिड़काव किए जाने वाला एक कीटनाशी है। इसका व्यापक प्रयोग कीटों से सुरक्षा हेतु फसलों पर किया जाता है। यह जल तथा मृदा में मिलकर न केवल उन्हें प्रदूषित करता है बल्कि फसलों के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर हमें शरीर को नुकसान पहुंचाता है, घातक बीमारियों का जिम्मेदार बनता है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के समय जो है प्राणियों की निष्क्रियता अवधि क्या कहलाती है। आपका एसिड पेशन या सुस्ती, जिसे हम शिथिलता बोलते हैं, सुषुप्तावस्था, उत्याम या पुनर्जनन या मुकुंद उत्परिवर्तन की बात करेंगे। तो शीत ऋतु के समय प्राणियों में निष्क्रियता अवधि क्या कहलाती है, वह कहलाती है सुषुप्ता अवस्था। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है। उड़ीसा राज्य के, महाराष्ट्र राज्य से, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य से। देखिए, पहली बात मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में जो उर्मिला परियोजना है यह हमारे पड़ोसी राज्य से बनी हुई है और वह पड़ोसी राज्य जो सबसे ज़्यादा हमारी सीमा मिलती है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है। इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन, इमाइलेज, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, 100% 101% सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा अपना अपना फीडबैक, अपने अपनी तैयारी को जांचें परखें और फीडबैक कीजिए। एग्जाम के पहले प्रिपरेशन को 4 गुना मजबूत कीजिए। जी हाँ, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतु में पाया जाता है, वह आपका एमाइलेज। जी हाँ, एमाइलेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। इसे पित्ताशय तथा लार ग्रंथि द्वारा नाभित किया जाता है। प्रोटोजोआ निम्न स्तर से जीव, उनमें पाचन तंत्र नहीं होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है, काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। खाना बनाने के तेल का पुनः प्रयोग क्यों अवांछनीय होता है। अक्सर देखते हैं एक बार अगर खाना बन जाता है, तेल बचता है, फिर उन्हें पुनः उपयोग करना अवांछनीय होता है, क्योंकि तेल वाष्प अंदरूनी प्रदूषण का बढ़ना है। कैंसरजनक रसायन जैसे बेंजेपायरिन की बात करेंगे, भोजन के
पोषक तत्वों का कम होना, तेल का कम व अपशिष्ट होना। तो आप सभी जानते हैं तेल का खाना बनाने के तेल का पुनः प्रयोग अवांछनीय होता है क्योंकि कैंसरजनक रसायन जैसे बेंजेपायरिन की उपस्थिति हो जाती है। ठीक है। बार बार गर्म करने से उसके भौतिक स्वभाव, चिपचिपापन तथा तेल के बनावट में प्रभाव पड़ता है और गर्म होने से तेल कई तरह के रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण, जलीय संलयन, पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। इसी प्रक्रिया में आपके कैंसरजनक रसायन बेंजीपायरिन बनाता है, जिससे हम बात भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 18 नंबर 18वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे क्योंकि ये मॉडरेट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। वर्तमान जो अभी तक एग्जाम हुए हैं वर्तमान की बात करेंगे, साल 2 साल के अंदर की बात करेंगे, 2-3 साल की बात करेंगे। तो इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है कि छिलका रहित दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती हैं? पूरे छिलके वाली दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती हैं या खाद्य प्रसंस्करणीय उत्पाद गहन रूप से पोषक होते हैं या नाश्ता अनाज गहन रूप से पोषक होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो कौन सा कथन सही दिया गया है? आप जानते हैं कि पूरे छिलके वाली दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती हैं क्योंकि जब छिलका नहीं रहता है, धुल जाती हैं, तो उनके पोषक तत्व भी कुछ न कुछ कम हो जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। तो पूरे छिलके वाली दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, जेनोरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी है? लिनियस ने, वेंथम और हुकर ने, एंगलर और पेटल ने, हचिंगसन ने लिखी है। जी हाँ, तो जेनेरा जो आपके प्लांटेरम नामक बुक है, किताब है, किसने लिखी है? आपके लिनियस ने लिखी है। जी हाँ, जेनेरा प्लांटेरम पौधे की प्रजातियों का एक विस्तृत संकलन है जो स्वीडन प्राकृतिक वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने लिखी है। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक बंधुओं सभी कमेंट कीजिएगा। टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, एलर्जी के द्वारा? फटाफट प्रश्न को कंप्लीट करें, प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करें, अपने तैयारी को बेहतर करें। तो टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है? आपका कमेंट आ चुका है, जीवाणु द्वारा, बिल्कुल सही है। जी हाँ, सल्मोनेला टाइफ्यूमुरी की बात करेंगे नामक जीवाणु से टाइफाइड नामक संक्रमित रोग उत्पन्न होता है। ज्वर, पेट दर्द, वमन आदि इसके लक्षण हैं और इसका उपचार आपका एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोक्लोक्सिनिन औषधि से किया जाता है। किससे किया जाता है? नोट कर लीजिएगा। इसका उपचार जो है एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोक्लोक्सिसिन औषधि से किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों दिया गया स्क्रीन पर, मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन के रूप में, खनिज लवण के रूप में, विटामिन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में? जी हाँ, प्रश्न आ चुका है, फीडबैक आ चुका है, 20+ कंप्लीट प्रश्न कर चुके हैं। जी हाँ, मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? आपका कमेंट अगर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि मानव शरीर में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में बदलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें मोनोसेकेराइड में बदलकर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। बर्दवान ट्रॉफी किससे संबंधित है? कुश्ती से है, मुक्केबाजी से है, भारोत्तोलन से है, कबड्डी से है? और भारोत्तोलन सभी को पता है। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं भारोत्तोलन से संबंधित काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो वर्धमान ट्रॉफी जो संबंधित है आपके भारोत्तोलन से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपना अपना फीडबैक कीजिएगा कि भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है? स्वतंत्रता, एक निष्ठा का अधिकार, धर्म को स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो भारतीय संविधान में शामिल ऐसा मूल अधिकार जो दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है, वह है समता का अधिकार। जी हाँ, भारतीय संविधान भाग 3 के तहत में मूल अधिकारों का उल्लेख है जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 में व्यक्ति को समता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत व्यक्ति के साथ सार्वजनिक होटल, स्नान घाटों, मंदिरों आदि में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जेवी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? 1 माह, 6 माह, 12 माह, अनंत? जब अनंत ऑप्शन दे दिया जाए तो कुछ अपने दिमाग को यूज कीजिएगा। जी हाँ, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति के तहत विधेयक को अनंत काल तक अपने पास रोक सकता है। किसके तहत? सभी लोग बताइए। पॉकेट वीटो शक्ति के तहत
इसके लिए संविधान में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। पॉकेट वीटो का उपयोग, पॉकेट में अगर कोई चीज़ आप सेफ रख लेते हैं तो सेफ रहेगी जब तक आप निकालेंगे नहीं, ये नोट कर लीजिएगा। अपने पॉकेट में 100 का नोट डाल लीजिए, जब तक निकालेंगे नहीं निकलेगा नहीं। अपने पॉकेट में सिलेक्शन वाली एक चिट डालिए, जब आपको सिलेक्शन मिल जाए उस चिट को निकालिएगा, ठीक है, मतलब जब निकालेंगे तभी निकलेगा। तो पॉकेट वीटो का उपयोग जो है भारतीय डाक विभाग के संशोधन विधेयक के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, मूल कर्तव्यों के तहत इनमें से क्या नहीं होता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उन्हें प्रोत्साहन देना, एकता को बढ़ावा देना, या भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि मूल कर्तव्यों के तहत क्या सही नहीं दिया गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्यों? देखिए, भारतीय संविधान में भाग 4 ए के मूल कर्तव्यों को 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया है और इसके तहत जो हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सामाजिक एकता को बढ़ावा और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं बढ़ावा आदि आते हैं, जबकि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा की बात करेंगे। तो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है तो उसे परमादेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है तो फिर परमादेश, शाब्दिक अर्थ परमादेश दिया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? केंद्रीय प्रशासन, विधियों का निर्माण करना, न्यायिक मामलों को क्रियान्वय करना या कानूनों का क्रियान्वय करना। तो आप सभी जानते हैं विधायिका का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है? विधियों का निर्माण करना होता है। जी हाँ, विधायिका का मुख्य कार्य देश और राज्यों के लिए विधियों का, अधिनियमों का निर्माण करना है तथा कार्यपालिका का कार्य कानूनों या अधिनियमों को लागू करना। तो कानूनों और अधिनियमों को लागू करना किसका कार्य है? कार्यपालिका का कार्य है, नोट कर लीजिएगा। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं शरीर को प्रस्तुत करना, रोकना या प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसके लिए होता है? प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए होता है। ठीक है, यह रिट किसी भी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्णय को खारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। 2 प्रश्न और बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में कौन सा कथन सही है? ये पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित करना, पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना या मानवीय विकास के लिए शांतिपूर्वक माहौल तैयार करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है इसके विषयगत ये तीनों कथन सही दिए गए हैं, अर्थात जो ऑप्शन आपका दिया गया है डी ऑप्शन ABC हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अपने TT फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को अपने, ठीक है, यानी हमें जायसवाल सर को अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे लिंक दे दी गई, इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन मिलने के बाद भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं अपने TT फैमिली से जुड़ें, ठीक है, जायसवाल सर से जुड़ें, कोई भी मैसेज वहाँ पे आप लोग ऑलरेडी बात कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक, अपने अवर TT फैमिली के फेसबुक पेज जायसवाल कोचिंग सेंटर पर जरूर जुड़े, वहाँ पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ MCQs भी वहाँ पर भी पाइए, नोट्स वहाँ पर भी पाइए। चलिए, इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है कि एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन हमारा सही दिया गया है? कि इनमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों सम्मिलित स्वरूप से शिक्षण पर जोर दिया जाता है। एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर दिया जाता है। यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होता है। और नीचे कूट आपका दिया गया है। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, इसमें एकीकृत पर्यावरण में अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है और यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप लोगों का जितना भी फीडबैक है, जितना भी स्कोर है, फटाफट कमेंट करें और फीडबैक को बेहतरीन करें और सिलेक्शन के पहले ये सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड कर लीजिएगा। दिन रात पढ़िएगा, चाहिए सोइए, सोने में 2 घंटे कम कर दीजिएगा। जी हाँ, सोने में आपको 2 घंटे कम कर देना है।
4 या 5 घंटे ही सोइए, लेकिन ये सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछतावा के और हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए एग्जाम के पहले बेहतरीन तैयारी कीजिए और जायसवाल हाथ जोड़ से सब कुछ आप विनम्र निवेदन करते हैं, सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए। वो समय आ चुका है, क्योंकि अभी जो को करेगा वही पाएगा और सिलेक्शन के साथ अपने सपने को साकार कर पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को शुभ रात्रि। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।